बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने यूरोपियन हिस्ट्री का जो फर्स्ट वर्ल्ड वार डिस्कस किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या क्या होता है, किसको शिकस्त होती है, और कौन विन करता है, इसके लॉसेस क्या थे, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया और ये कि उसकी रीजंस भी डिस्कस की। तो अब ये देखते हैं कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो पीस ट्रीटीज़ होती हैं, जो कि शिकस्त जिन स्टेट्स को होती है, उनके साथ जो विनर स्टेट्स हैं, विक्टोरियस स्टेट्स हैं, वो पीस ट्रीटी करते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं और वे क्या क्या मराहल थे, उसके क्या क्या स्टेप्स थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमारा 10वां है, 10.1, इसका पार्ट 1, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड पीस ट्रीटीज़। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्साइल शुरू होती है, जर्मनी के साथ होती है। फिर ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन होती है विद ऑस्ट्रिया। फिर हम देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ ट्री एनन होती है विद हंगरी, एंड ट्रीटी ऑफ न्यूली होती है विद बुल्गारिया, एंड ट्रीटी ऑफ सेवर्स एंड ट्रीटी ऑफ लोजियाना। ये दो ट्रीटीज़ होती हैं टर्की के साथ। ओटोमन एम्पायर हम कह सकते हैं। ये वो ट्रीटीज़ हैं जो मेन थी। इनमें हमने देखना है कि क्या क्या हर्डल्स आई, क्या क्या इनमें क्लॉजेस थी, क्या क्या चीज़ें पेश की गई, क्या क्या एक्सेप्ट की गई, क्या क्या रिजेक्ट हुआ, कौन कौन से इलाके किस स्टेट को मिले, नई स्टेट्स कौन सी बनी। वो कहता है कि इस ट्रीटी से पहले कौन कौन सी हर्डल्स थी, कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया। वो कहते हैं कि पेरिस पीस एग्रीमेंट होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 19 जनवरी 1919 में। इसमें तीन चीज़ें आई। एक तो जो डिफीटेड स्टेट्स थी उनको बाहर निकाल दिया गया, उनको शामिल नहीं किया गया कॉन्फ्रेंस के अंदर, डिस्कशन के अंदर। दूसरा, इसमें एक चीज़ आई आइडियलिज़म, क्योंकि इसमें एक स्टेट इन्वॉल्व होती है जिसको हम यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वो अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जो थे, जिनको हम आइडियलिज़म बोलते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करते हैं, उनकी वजह से एक आइडियलिज़म आ जाता है। फिर एक थर्ड चीज़ इसमें थी पब्लिक ओपिनियन, एंगर, रिवेंज। क्योंकि ये पेरिस के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई, बहुत ज़्यादा इनका इकोनॉमिक लॉस हुआ, लाइफ लॉस हुआ यूरोपियन स्टेट्स के अंदर। तो वो चीज़ भी इस चीज़ में आई पेरिस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये तीन चीज़ें जो डोमिनेट थी वो हुई। अब देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ जो वर्साइल होती है उसमें क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कब साइन होती है। ये 28 जून में 1919 में ये साइन होती है। इसके 440 आर्टिकल्स हैं, जिसमें ये कि जो इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें जर्मनी को शामिल ही नहीं किया गया। हालांकि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है ये बेसिकली जर्मनी के साथ है। इसके 440 आर्टिकल्स हैं और ये कि जर्मनी को ड्राफ्ट मेकिंग में भी शामिल नहीं किया गया। इंटरनेशनल लॉज ये होते हैं कि अगर आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हो तो दो जो मेंबर स्टेट्स हैं उन दोनों का ड्राफ्ट मेकिंग में शामिल होना ज़रूरी है। यहाँ पे इसके काम जो था बरअक्स हुआ और जर्मनी को इसमें नहीं बैठने दिया गया। अच्छा, इसकी लोकेशन ज़रा देखें कि ये हॉल ऑफ मिरर्स जो है वर्साइल के अंदर, फ्रांस के अंदर, वहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन होता है। यहाँ पे इसकी थोड़ी थोड़ी क्लॉजेस देखते हैं। इसकी पहली देखते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल की पहली जो क्लास है, हम कहते हैं इसको टेरिटोरियल क्लास। उसमें क्या क्या होता है। अल्सैस लोरेन जो इलाका था जो इस जर्मनी ने फ्रांस से छीना था वो रिटर्न कर दिया जाता है फ्रांस को। अच्छा, फिर हम देखते हैं यूपिन का, मोरसेंट का, मालमेडी का, ये इलाके बेल्जियम को दे दिए जाते हैं। अब ये देखते आइए जर्मनी के इलाके जो जर्मनी ने हथियाए हुए थे या जिस तरह भी थे, उनकी किस तरह अब तकसीम हो रही है। अल्सैस लोरेन फ्रांस को दे दिया जाता है। यूपिन, मोरसेंट, मालमेडी ये किसको मिलता है, बेल्जियम को। नॉर्थ चिल्जविक जो है ये डेनमार्क को दे दिया जाता है, लेकिन ये प्लबी साइड होता है यहाँ पे। अच्छा, वेस्ट प्रूशिया
एंड पूजन, ये 2 टेरिटरीज हैं, ये पोलैंड को मिल जाती हैं। डेजिग वेस्ट पार्ट ऑफ प्रूशिया अंडर लीग, ये जो डेजिग का इलाका है ये प्रूशिया का वेस्ट पार्ट था, इसको लीग ऑफ नेशन के अंडर रख दिया जाता है। अच्छा, मैमेल जो था इलाका ये लुथियाना को दे दिया जाता है, लुथानिया को। इस्टोनिया, लैटविया, लुथियानिया, इन 2-3 जो स्टेट्स हैं, लिथुआनिया, लैटविया और इस्टोनिया, ये 3 स्टेट्स जो हैं ये नई बनाई जाती हैं, ये जर्मन टेरिटरी से निकाल कर। हमने इसको डिस्कस किया कि कौन कौन से इलाके, मेनली इसमें हमारे पास फ्रांस है, अल्सैस लोरेन उसको मिलता है, 3 इलाके जो हैं वो बेल्जियम को मिलते हैं, फिर डेनमार्क को कुछ इलाके दिए जाते हैं, कुछ इलाके पोलैंड को मिलते हैं, कुछ लीग के अंदर रख दिए जाते हैं, कुछ नई स्टेट्स बना दी जाती हैं। फिर आगे देखते हैं कि लॉस ऑफ जर्मन कॉलोनीज़, जर्मनी ने जितनी भी कॉलोनीज़ बनाई हुई थी वो सारी उससे छीन ली जाती हैं, ठीक है ना, उनको लीग के अंडर रख दिया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सार का इलाका है वो लीग को दे दिया जाता है 15 साल के लिए। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि इसकी मिलिट्री क्लास क्या थी। हमने 2 पढ़ लिए, टेरिटोरियल क्लासेस हमने देख ली, फिर हमने इसका कॉलोनीज़ की बात कर ली, फिर हम मिलिट्री क्लास को अगर देखते हैं तो वो कहते हैं कि स्ट्रिक्टली तौर पे उसके जो आर्मामेंट हैं उनको लिमिटेड रखा गया। किस तरह लिमिटेड रखा गया ये अब हम देखते हैं ज़रा। यहाँ पे जर्मन पीपल, जर्मनी सिर्फ 1 लाख आर्मी रख सकता था। मैं आपको बताता चलूँ कि 1990 में जर्मनी की जो आर्मी थी वो 10 लाख से ज़्यादा थी। अब यहाँ पे देखें कि ये सिर्फ 1 लाख, 1990 कहाँ, अब 1919 में ये ट्रीटी साइन हो रही है, उसके भी 35-40 साल बाद। अच्छा, फिर ये है कि नोटंक, यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्मी जो है वो 1 लाख है, फिर कोई टैंक वो नहीं रख सकता था, नो टैंक, कोई भी टैंक जर्मनी जो है वो नहीं रख सकता था। कुछ जो मिलिट्री कार्स हैं वो भी नहीं रख सकते थे, मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं रख सकते थे, सबमरीन्स नहीं रख सकते थे। सिर्फ 6 बैटल शिप्स, ओनली 6 बैटल शिप्स उनको अलाउ थे पूरे जर्मनी को। राइनलैंड जो है वो पूरा इलाका डीमिलिटराइज कर दिया गया, और ये कि राइनलैंड को 15 साल के लिए जो अलाइज पावर्स थी, जो विक्टोरियस स्टेट्स थी, उनके हवाले कर दिया जाता है। अच्छा, अब ये कितनी तजलील वाली बात है। जो इसके ज़रखेज़ इलाके हैं या मादनियात वाले हैं, एक अल्सैस लोरेन फ्रांस को दे दिया गया, एक सार वाला राइनलैंड का इलाका है सार वाला, तो वो 15 साल के लिए अलाइज पावर ने अपने पास रख लिया, और ये कि इसको डीमिलिटराइज किया गया। हम जब उसकी बात करते हैं मिलिट्री की, तो सिर्फ 10 लाख बंदे रखने की इजाज़त दी गई। 6 बैटल शिप्स के अलावा कोई भी आर्मी व्हीकल नहीं रख सकते थे। अब देखते हैं कि वार गिल्टी क्लास, इसमें एक आर्टिकल है 231, यहाँ पे हम देख रहे हैं 231। इस आर्टिकल के मुताबिक जो जर्मनी है उसको गिल्टी किया गया, कि ब्लेम किया गया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसका ज़िम्मेदार कौन है। गिल्टी क्लास इसको कहते हैं कि वो जर्मनी है इसका ज़िम्मेदार, कि आउटब्रेक ऑफ जो वार है वो टोटल ब्लेम किसको किया गया, जर्मनी को, कि जर्मनी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक क्लॉज, यहाँ पे ये बेहतर हो रहा है। इकोनॉमिक क्लॉज ये है कि 6600 मिलियन पाउंड जुर्माना किया गया जर्मनी को, 66 मिलियन पाउंड्स 1921 में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस होती है, लीग ऑफ नेशन को बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि इसके कुछ ऑर्गन्स भी बनाए गए और इसके कुछ पर्पस भी उसमें लिखे गए। अच्छा, इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल को हम देखते हैं कि जर्मन ऑब्जेक्शन इस पर क्या था। ये ज़रा सोचने वाली बात है कि जर्मन क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे थे और क्या क्या इसमें मसाइल थे। ये देखते हैं। इट वाज अ डिक्टेटेड पीस, के डिक्टेट किया गया, जर्मन पीपल नॉट अलाउड इन डिस्कशन, कि जर्मनी को जब आप डिस्कशन में शामिल नहीं कर रहे, ड्राफ्ट मेकिंग में शामिल नहीं कर रहे, तो साफ ज़ाहिर है आप उनको डिक्टेट कर रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती आपने साइन करवाए।
मैनी प्रोविजंस वर नॉट बेस्ड ऑन 14 पॉइंट, जर्मन क्लेम। जर्मन कहते हैं कि जो विल्सन के 14 पॉइंट्स थे उनमें बहुत सारी क्लॉजेज नहीं थी। लॉस ऑफ टेरिटरी इन यूरोप, यूरोप के अंदर जो टेरिटरी थी उसका लॉस हुआ जर्मन पीपल का। किस तरह? अल्सैस लोरेन जो है वो आपने दे दिया फ्रांस को, वेस्ट प्रूशिया पोलैंड को दे दिया। तो ये देखते हैं हम, जब यहाँ पे आपने मेन जो एरियाज़ हैं वो दूसरे स्टेट्स को दे दिए, तो जर्मन को इस पे भी ऑब्जेक्शन था कि हमारी जो ओरिजिनल टेरिटरी है, वे यू पीपल आर गिविंग दिस टेरिटरी टू अदर स्टेट्स। अच्छा, लॉस ऑफ जर्मनी, जर्मनी के जो अफ्रीकन स्टेट्स के अंदर कॉलोनीज़ थी, अफ्रीकन रीजन के अंदर कॉलोनीज़ थी, उसको सारा मैंडेट सिस्टम के अंदर लाया गया। मतलब ये है कि लीग ऑफ नेशंस के अंदर रखा गया। डिसआर्मामेंट हम देखते हैं कि उनको ऑब्जेक्शन था कि 1 लाख आर्मी किस तरह हमारे पूरे मुल्क को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करेगी। अच्छा, पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट करेगी। अच्छा, दूसरा ये कि जर्मनी के अलावा कोई भी मेन जो पावर्स थी उनको डिसआर्म नहीं किया गया। फिर वार गिल्ट क्लास जो थी आर्टिकल 231, वो भी एक रीज़न है कि हमें क्यों सिर्फ हमें क्यों ही मुजरम बनाया गया। इकोनॉमिकली वेरी हार्श ट्रीटी थी ये, डिप्राइव्ड ऑफ मिनरल्स रिच एरियाज़। जो रिच एरियाज़ थे मिनरल के, वो दूसरी स्टेट्स को दे दिए गए। हैवी बर्डन ऑफ रिपरेशन, जुर्माना बहुत ज़्यादा था। रिपरेशन जो था ये देखें ज़रा, 66 मिलियन पाउंड, ये बहुत ज़्यादा है। हालांकि ब्रिटेन कहता रहा है कि 2000 मिलियन पाउंड होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 6600 मतलब 6600 मिलियन पाउंड दिया। अच्छा, ट्रीटी कंटेन सीड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार। हम देखते हैं कि इसमें जो बंदरबांट की गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिटरीज़ की गई, नई स्टेट्स बनाई गई, तो इसकी वजह से एथनिक इश्यूज आते हैं, कुछ ह्यूमिलिएशंस होती हैं स्टेट्स की। तो हम देखते हैं कि आने वाले वक्त में सेकंड वर्ल्ड वार होती है, जो कि मेन उसकी जो बेस है वो यही ट्रीटी ऑफ वर्साइल है और यही फर्स्ट वर्ल्ड वार है। इसमें हम कह सकते हैं कि जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसके सीड्स थे इसके अंदर, यहीं से फिर सेकंड वर्ल्ड वार फूटती है। वैल्यूएशन देखते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नो स्टेट वाज सेटिस्फाइड, कि कोई भी स्टेट सेटिस्फाइड नहीं थी। अच्छा, किसी हद तक हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रीटी है ये एक विल्सोनियन ट्रीटी थी। विल्सन ने जो थी उस पे ये बेस कर रही थी। इसके बहुत सारे पॉइंट जो थे वो विल्सन के जो 14 पॉइंट थे उस पे बेस कर रहे थे। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि दूसरी ट्रीटीज़ कौन सी थी। ये तो था ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि जो दूसरी ट्रीटीज़ थी वो कौन कौन सी थी। अब यहाँ पे देखें ज़रा, सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन, ये ऑस्ट्रिया के साथ होती है, 10 सितंबर 1919 को होती है। एक इसमें सबसे पहली क्लास जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी उसको एबोलिश कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। सबसे पहले ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को डिसॉल्व किया गया। फिर रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया स्टेट वजूद में आती है। सम टेरिटरी सीडेड टू इटली, कुछ टेरिटरी इटली को दी गई, चेकोस्लोवेकिया को दी गई, बोहेमिया मोराविया को दी गई। पार्ट ऑफ लोअर ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रियन सिलिसिया जिसको कहते हैं, वो भी उसको उनको दिया गया दूसरी स्टेट्स को। इटली के जो साउथ इलाका था, टाइरोल जिसको बोलते हैं, तो बर्नर पास तक जो था, फिर टेरिस्टी था, इस्टीरिया था, ट्रीनो था और सर्टेन आइलैंड ऑफ डलमेटिया था। ये सारे मुख्तलिफ स्टेट्स को दिए गए। पोलैंड, गॉट, ऑस्ट्रियन गलेशिया, रोमानिया, गॉट, बुकोविनिया, ये टर्म है बुकोविना। फिर यूगोस्लेविया है, इसको बोस्निया का इलाका दिया गया। हर्ज़ेगोविना और डेलमेटिन कोस्ट जो थी वो भी इन्हीं को दी गई। फिर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया जो है उसने अपनी 1/3 टेरिटरी को लॉस किया और 1/3 पॉपुलेशन को लॉस किया इस पूरी ट्रीटी के अंदर, इस वार के अंदर। ट्रीटी प्रोहिबिटेड, ये है यूनियन विद जर्मनी, इस टर्म को बोलते हैं
अंचलस अंचलस ये जो ट्रीटी है इसमें कहा गया कि कभी भी जो ऑस्ट्रिया है ये जर्मनी के साथ अब यूनियन नहीं बना सकेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन अगर उसको परमिशन देती है तो वो अग्रीमेंट कर सकता है, यूनियन बना सकता है जर्मनी के साथ, वरना नहीं बना सकता। ट्रीटी प्रोहिबिटेड, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एंचलस यूनियन विद जर्मनी, एंचलस एक टर्म है जर्मन की जिसका मतलब है कि यूनियन विद जर्मनी। विदाउट कंसेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन सरेंडर इंटायर नेवल फोर्सेस, तमाम नेवल फोर्सेस जो ऑस्ट्रियन थी वो सरेंडर कर गई। रिटेन ओनली 3 बोट्स, सिर्फ 3 बोट्स रख सकता था। गिल्टी ऑफ वार, इस पे भी इम्प्लीमेंट हुई। ओनली 30,000 आर्मी, सिर्फ 30,000 आर्मी इटली की जो थी वो रखी गई, बाकी सारी ख़त्म कर दी गई। अब हम आगे देखते हैं ज़रा सा। ट्रीटी ऑफ न्यूली, ये बल्गेरिया के साथ होती है। आगे देखते हैं कि ये 27 नवंबर 1919 को होती है। सीड 4 स्मॉल रीजन इन वेस्ट टू योगोस्लेविया, योगोस्लेविया को 4 इलाके दिए जाते हैं। रिटेन फ्रंटियर्स विच इट पोजेस्ड इन 1914, सिर्फ फ्रंटियर्स जो इसके इलाके थे जो इसने 1914 में रिटेन किए थे वो इसको दिए गए। बिकॉज शी सीडेड वेस्ट थ्रेस टू ग्रीस, क्योंकि इसने जो वेस्ट ग्रेस था ये वेस्टर्न थ्रेस था, ये ग्रीस को दिया गया इसका इलाका, जिसमें 20,000 आदमी, 13,000 ऑफिशियल। अच्छा, फिर ये है 4 टोरपीडो एंड 6 मोटर बोट्स, $450 मिलियन रिपरेशन। यहाँ पे हम देखते हैं कि सिर्फ 20,000 आर्मी रख सकता है ये, ठीक है ना, 13,000 ऑफिशियल्स रख सकते हैं, 4 टोरपीडो रख सकते हैं। अच्छा, सिर्फ 6 मोटर बोट्स रख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि बल्गेरिया पे $450 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। ट्रीटी ऑफ ट्राइएनन हम देखते हैं हंगरी के साथ। वैसे ये ट्रीटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल के। रिलेटिवली ट्रीटी ऑफ लुजियाना जो टर्की के साथ होती है वो भी अहम है। ट्रीटी ऑफ ट्राइएनन देखते हैं हम, ये 4 जून 1920 को होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें जो पुरानी मैगियार किंगडम थी उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, क्योंकि ये हंगरी ऑस्ट्रिया के साथ था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा था। तो ये हंगेरियन पीपल जो थे, मैगियार की किंगशिप थी, उसको डिसॉल्व किया गया। इंडिपेंडेंट ऑफ हंगरी, हंगरी केम इनटू बीइंग, हंगरी को आज़ादी मिल जाती है। सराउंडिंग स्टेट्स गॉट स्लाइस ऑफ टेरिटरीज, जो सराउंडिंग स्टेट्स थी उनको टेरिटरीज मिलती हैं। 3 मिलियन ऑफ मैगियार केम अंडर फॉरेन रूल, ये देखें कि 3 मिलियन के करीब मैगियार्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रोल में आते हैं। मतलब वो जो टेरिटरीज थी, वो जो पॉपुलेशन थी हंगरी की, वो जब दूसरे स्टेट्स को दी गई टेरिटरीज तो वो पॉपुलेशन भी उधर चली गई। 35,000 सिर्फ आर्मी वो रख सकते थे। रिड्यूस हंगरी टू 130, सिर्फ 1/3% जो था हंगरी की टेरिटरी वो बची। 40% ऑफ पॉपुलेशन जो है हंगरी की वो रिड्यूस हुई। प्रॉब्लम ऑफ रेशियल एनिमोसिटीज़, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हंगेरियन पीपल जो हैं वो दूसरे टेरिटरीज़ को दे दिए जाते हैं, दूसरी स्टेट्स को दे दिए जाते हैं, तो अब वहाँ पे रेशियल इश्यूज आते हैं, एथनिक इश्यूज आते हैं। ये थी हमारे पास ट्रीटी ऑफ ट्राइएनन। अब हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ सेवर्स एंड लुजियाना। ट्रीटी ऑफ सेवर जो है ये 1920 को होती है, 10 अगस्त 1920 को। और जो ट्रीटी ऑफ लुजियाना है ये 24 जुलाई 1923 को होती है। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने लिए हुए हैं, बेसिकली इनका पर्पज़ तो ये है कि ये MCQs के लिए हमारी तैयारी हो जाए, या हिस्ट्री का कोई भी पेपर है उसके लिए तैयारी हो जाए। अच्छा, ट्रीटी ऑफ सेवर देखते हैं। इसमें होता क्या है कि एशिया माइनर एक पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। थ्रेस, एडियानोपोल, गैलीपोली, ये सारे इलाके ग्रीस को दे दिए जाते हैं। पैलेस्टाइन, मेसोपोटामिया, जॉर्डन, ये सारे ब्रिटेन को दे दिए जाते हैं। सीरिया जो है ये फ्रांस को दे दिया जाता है। अच्छा
एक है यहाँ पे इलाका डोडिकोज, ये इलाका आइलैंड है, ये आइलैंड इटली को दे दिया जाता है। फ्रांस जो है उसकी जो इन्फ्लुएंस है सिलिशिया तक लेके जाई जाती है। अच्छा, एनातोलिया जो है वो इटली को दे दिया जाता है। डार्डनेल्स जो है वो उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया जाता है। अच्छा, जो हिजाज है वो उसको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं आजकल सऊदी अरेबिया। अच्छा, फिर हम देखते हैं आर्मीनियंस जो हैं उनको फ्री किया जाता है, लोकल अटानोमी दी जाती है कुर्द को, कुर्द पीपल को। अच्छा, सिर्फ टर्की जो है ओटोमन एम्पायर जो है उसको 5000 आर्मी रखने की परमिशन थी, कोई फ्लीट रखने की परमिशन नहीं थी। इसका जो बजट था उसकी सुपरविजन थी, ये जो अलाइज पावर थी ये उसकी सुपरविजन करते थे। फाइनेंशियल लॉज क्रिएट किए गए, बनाए गए एंड रेगुलेशंस थी तुर्की के लिए बाय द अलाइड पावर्स की तरफ से। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो हैं, मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो हैं उस वक्त बाहर निकलते हैं, वो आवाज़ जो अपनी वॉइस है वो रेज़ करते हैं, और टर्किश जो असम्बली है वो इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। जब वो इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं तो एक नई ट्रीटी टर्की के साथ की जाती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लुजियाना। ये 17 एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन जो मेन है वो ट्रीटी ऑफ लुजियाना है। इसके अंदर अंडर इट्स टर्किश सोवरेनिटी ओवर एनातोलिया। अच्छा, तुर्की जो है उसको एनातोलिया वापस दे दिया जाता है। इशू ऑफ अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस टू कुर्द एंड आर्मीनियंस वाज अबेंडन। ये जो आर्मीनियन पीपल थे और जो कुर्द थे उनको जब इंडिपेंडेंस मिली तो यहाँ पे उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, यहाँ पे उस चीज़ को अबेंडन कर दिया गया। अच्छा, कॉन्स्टेंटिनोपल था इलाका जो था, जो थ्रेस का इलाका था, ये दोबारा टर्की को मिल जाता है। अच्छा, कन्फर्म्ड बुलेन एग्रीमेंट ऑफ अक्टूबर 1921 विद फ्रांस। फ्रांस के साथ टर्की जो एग्रीमेंट करता है बुलेन, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अच्छा, फिर हम देखते हैं इस ट्रीटी को सिर्फ निगोशिएट किया गया, इसको इम्पोज नहीं किया गया, और इस ट्रीटी में किसी तरह की भी आर्मी जो है या नेवी है उसको रिड्यूस करने की प्रोविज़न नहीं थी। यहाँ पे अब हम ट्रीटीज़ जो थी उनकी बैलेंस शीट को देखते हैं। इसमें जो मेन है, अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहले परसिस्टेंस ऑफ एथनिक इरिडेंटिस्ट्स एंड मिनॉरिटीज़। वो कहता है कि सबसे पहले जो इशू आता है वो एथनिक इशू ही आता है, जो रेशियल इशू था वो क्रिएट होता है, क्योंकि मुख्तलिफ टेरिटरीज़ जो थी दूसरी स्टेट्स को दी गई, तो वहाँ के जो स्टेट्स के जो पीपल थे वो भी दूसरी टेरिटरीज़ के अचानक मेंबर बन गए, अचानक उनके बाशिंदे बने, तो इस वजह से जो उनको इश्यूज़ है तो उसकी वजह से जो मसाइल क्रिएट हुए, यहाँ पे उनकी बात हो रही है। आफ्टर 1990 30 मिलियन पीपल लेफ्ट एज नेशनल एंड रेशियल मिनॉरिटीज़। जो एक तरफ से नेशनैलिटीज़ रखते थे, दूसरी तरफ जाके वो मिनॉरिटीज़ बन गए। अच्छा, चेकोस्लोवाकिया की बात करें, उसके 14.3 मिलियन जो पॉपुलेशन थी वो मिनॉरिटी बनती है। 4.6 मिलियन वर पोल्स थे। अच्छा, आगे देखते हैं, पोल्स जब थे उनकी मिनॉरिटीज़ थी, रूथनेस, मैग्यार, जर्मन्स, ये सारे। आगे हम देखते हैं कि पोलैंड के 32 मिलियन पीपल जो थे वो मिनॉरिटी बनते हैं। अच्छा, 60% वर पोलिश जो थे 60% थे। अच्छा, दिस वाज स्टिल अ बेटर सिचुएशन बिफोर 1940। वो कहते हैं कि 1914 से भी हम कहते हैं कि बहरहाल ये जो एग्रीमेंट होता है ये फिर भी कदरे बेहतर है। 1914 से पहले के जो हालात थे वो ज़्यादा ख़राब थे। स्टेट्स बेस्ड इंटायरली ऑन एथनिक ग्राउंड्स, नॉट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। एथनिक ग्राउंड पे स्टेट्स को डिवाइड किया गया, तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वो स्ट्रॉन्ग थे नहीं, जिसकी वजह से इश्यूज क्रिएट हुए। द सर्वाइवल ऑफ जर्मनी का जो सर्वाइवल था वो काफ़ी मुश्किल हो गया। कैसे मुश्किल हुआ इसको देखते हैं ज़रा। लेफ्ट इन्फीरियर जर्मनी जो है वो इन्फीरियर हो गया। अच्छा, आइसोलेट हुआ, इन्फीरियर हुआ, अनस्टेबल हुआ, बैन ऑन यूनियन विद ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के साथ अब वो यूनियन नहीं बना सकता था,
attribution of responsibility for the war to Germany and her allies, कि जर्मन और इसके जो अलाइज थे वही ज़िम्मेदार हैं वार के। ये जो उसको दिया गया तो ये एक ह्यूमिलिएशन थी फॉर जर्मन पीपल एंड इट्स अलाइज। इशू ऑफ रिपेरेशन, जो जुर्माना था वो बहुत ज़्यादा था, जर्मनी पे नहीं कर सकता था। इंटरफेरेंस विद इंटरनल अफेयर ऑफ जर्मनी, दूसरी स्टेट्स जो थी वो जर्मनी के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रही थी। ये बहुत सारे मामला थे जो जर्मनी को फेस करने पड़ गए। जनरल निगलेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक जो इशू था उसको निगलेक्ट किया गया। रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैरियर्स, 14 पॉइंट्स जो थे विल्सन के उसमें था, लेकिन इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फ्रेगमेंटेशन ऑफ ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप, नो न्यू स्टेट हैड बैलेंस्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जो नई स्टेट्स बनाई गई उनमें किसी भी स्टेट में एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था। अब्सेंस आर मीन्स फॉर इन्फोर्समेंट, वो कहते हैं कि ये जो ट्रीटीज़ थी इनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक मैकेनिज़्म चाहिए था, एक पावरफुल अथॉरिटी चाहिए थी, तंजीम चाहिए थी, वो नहीं थी। ग्राइवेंसेस एंड रिविजनिज्म ऑफ रशिया, रशिया के ग्राइवेंसेस जो थे उसको इग्नोर किया गया, और ये कि वहाँ पे जो रेवोल्यूशन आ रहा था, इटली के अंदर आ रहा था, जर्मनी के अंदर आ रहा था, उसको इग्नोर किया गया। अच्छा, यूएस सेनेट ने भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो थी 1920 वाली उसको रिजेक्ट किया। फिर हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ आइसोलेशनिस्ट मेजॉरिटी रिफ्यूज टू इन्वॉल्व इन यूरोपियन डिप्लोमेसी, क्योंकि उस वक्त मोनरो डॉक्ट्राइन गालबन है ये, या ट्रूमैन डॉक्ट्राइन है ये कि हम किसी भी स्टेट्स के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और ये कि वर्ल्ड भी हमारे मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। इस ट्रीटी के मुताबिक, इस आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी के मुताबिक हम भी वर्ल्ड के अफेयर में नहीं जाएंगे और वर्ल्ड हमारे अफेयर्स में नहीं आएगा। तो उस वक्त ये डॉक्ट्राइन इम्प्लीमेंट थी यूएस के अंदर, तो इस वजह से उन्होंने इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल को रिजेक्ट किया और लीग ऑफ नेशंस जो थी उसका पार्ट नहीं बने। तो यहाँ पे हमने मुख्तलिफ ट्रीटीज़ को डिस्कस किया फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, जो पीस ट्रीटीज़ होती हैं, और वहाँ पे हमने बताया कि कौन कौन से स्टेट पे कितना जुर्माना लगाया गया, कौन कौन से इलाके किस स्टेट को दिए गए, नई स्टेट्स कौन सी बनी। तो ये था हमारा टॉपिक। तो इसके अलावा जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो लीग ऑफ नेशंस पे होगा, कि लीग ऑफ नेशंस कैसे बनती है, फिर उसका स्ट्रक्चर किस तरह का था, वर्किंग किस तरह की थी, उसकी अचीवमेंट्स क्या थी, उसका फेलियर क्या था, ठीक है ना, उसके फिर फेलियर्स के पीछे रीज़न्स क्या थी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।